अच्छा जी, इस जो लेक्चर है ना उसमें हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट माइनर एंड एस्टॉपल। माइनर एंड एस्टॉपल में जो सबसे पहले जो चीज़ समझने वाली है वो रूल ऑफ एस्टॉपल है। रूल ऑफ एस्टॉपल ये कहता है कि फॉर एग्जांपल एनीबॉडी एनी इंडिविजुअल कैन नॉट बी अलाउड टू डिनाई और टू रिजेक्ट एनी स्टेटमेंट गिवन बाय हिम। यानी कि आप किसी भी इंडिविजुअल को, ये रूल ऑफ एस्टॉपल ये कहता है बेसिकली कि आप फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज आपने कोई एक स्टेटमेंट दी है तो आप उसे डिनाई नहीं कर सकते कोई फैक्ट या कोई भी स्टेटमेंट से। लेकिन ये जो रूल है एस्टॉपल का, ये माइनर पे अप्लाई नहीं होता। अगर माइनर ये चीज टेकअप कर रहा है कि वो एक इन्फेंट था एट द टाइम, वो माइनर था, इन्फेंसी शो कर रहा है अपनी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने के लिए, इवन अगर वो उसने जो एग्रीमेंट किया और वो एग्रीमेंट उसने फ्रॉडुलेंटली किया, यानी कि उसने खुद विलिंगली अपनी एज को गलत दिखा के एंटर कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन लेटर ऑन वो उसे रिजेक्ट कर रहा है, उसे वॉइड करार दे रहा है, उसके लिए कोर्ट में जा रहा है कि वो उसे पूरा नहीं कर सकता बिकॉज जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो माइनर था। इवन ये उसकी अपनी सब विलिंगनेस की वजह से ऐसा हो रहा है, उसको पता है कि मैंने पहले झूठ बोल के ये कॉन्ट्रैक्ट किया था और उस वक्त अपने आप को मेजर दिखाया था, लेकिन अब वो अपने आप को माइनर शो कर रहा है और लेकिन ये बता रहा है कि मैं माइनर हूँ और ये मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकता। और तो आप रूल ऑफ स्टॉपल के तहत उसको रोक नहीं सकते कि आपने पहले तो अपने आप को मेजर डिक्लेयर किया था, नाउ यू कैन नॉट रिजेक्ट दैट स्टेटमेंट। आप उस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते और अब आप उसको पूरा करना होगा, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे मतलब उसको अगर मजीद इसको एलेबोरेट किया जाए और इसको सिनेरियो को देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि अगर वो विलफुली भी अपने आप को फ्रॉडुलेंटली भी मतलब जानते बूझते अपने आप को माइनर रिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो ये क्लेम करता है कि वो माइनर था एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ही कैन नॉट फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो कोर्ट उसको बाउंड नहीं करेगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। उसकी वजह ये है कि जो रूल ऑफ एस्टॉपल है वो माइनर पे अप्लाई नहीं होता। रूल ऑफ एस्टॉपल के तहत कोई बंदा जब कोई स्टेटमेंट देता है या कोई फैक्ट स्टेट करता है तो उससे बैकआउट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर तो माइनर बैकआउट कर रहा है और कानून उसको कुछ भी नहीं कह रहा। तो ये बात है, तो रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई ऑन द माइनर। अब देखें एग्जांपल, माइनर जो है एम अ माइनर फ्रॉडुलेंटली शोज दैट ही इज ऑफ फुल एज और कॉन्ट्रैक्ट करता है एन के साथ टू सेल हिज हाउस। लेटर ऑन वो क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करता ऑन द ग्राउंड दैट ही इज अ माइनर, तो जो दूसरी पार्टी है जिसको उसने घर बेचा है वो उस पर केस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बात है। अगला पॉइंट देखिए, माइनर एंड रीपेमेंट। रीपेमेंट यानी कि पेमेंट की वापसी। A minor cannot be compelled to repay the money received by him under any agreement which is void ab initio। एक माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट void ab initio है। ठीक है, तो इस केस में अगर लेट्स सपोज कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो दूसरी पार्टी उसको कंपेल नहीं कर सकती कि वो जो अमाउंट थी वो पे करे उसे वापस। ठीक है, अब एक देखिए इसमें एक और जो एक्ट है वो भी शामिल हो जाता है साथ में, जैसे हमने पीछे गार्डियन रिवॉर्ड्स एक्ट को देखा, मेजोरिटी एक्ट 1875 को देखा, तो ये कोइंसाइड करते हैं आपस में। अब यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1887, इफ एनीथिंग इज रिकवरेबल फ्रॉम द माइनर आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय fraudulently showing that he was of full age, the court may compel। अगर तो वो कर सकता है, अगर उसके पास वो प्रोसीड्स मौजूद हैं या कोई ऐसा वे आउट है जिसके जिससे रिकवरी की जा सके माइनर से, तो कोर्ट शायद, मतलब इसमें भी मे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कैन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, कैन में असर्टिवनेस है, अथॉरिटी है। मे में ऐसी कोई बात नहीं है, मे इज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती। मे कंपेल द माइनर टू रिस्टोर द अमाउंट टू द अदर पार्टी व्हेन द माइनर हिमसेल्फ ब्रिंग्स द सूट अगेंस्ट द अदर पार्टी। अच्छा, ये बात इसमें इसने कही कि अगर तो उसके पास थोड़े प्रोसीड्स हैं और जो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो उसने फ्रॉडुलेंटली किया था वो अपने आप को फुल एज में दिखाते हुए, तो कोर्ट उससे कंपेल कर सकता है कि वो जो अमाउंट है वो रिस्टोर कर दे टू द अदर पार्टी। ठीक है, लेकिन ये उस सूरत में है कि अगर माइनर हिमसेल्फ ब्रिंग्स अ सूट, वो माइनर केस अगर फाइल करे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकता, तो कोर्ट से कहेगा ठीक है, जो प्रोसीड आप ले चुके हैं वापस कर दें और कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा। बट इफ द प्रॉपर्टी और मनी हैज बीन लॉस्ट बाय द माइनर देन ही कैन नॉट बी मेड रिस्पॉन्सिबल टू रिस्टोर। तो वो कोर्ट उस पर कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि अगर आपने उसे लॉस कर दिया या आपने यूज कर ली या आपने उसे किसी तरह आप उसको आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, तो आप फिर भी उसे कहीं से अरेंज करें, ऐसा नहीं हो सकता, आप उसे कंपेल नहीं करेगा कोर्ट। तो ये बात है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखें इसकी, एम माइनर गॉट रुपीज 17,500 एज एडवांस, ठीक है, एंड प्रॉमिस टू सेल द लैंड। अच्छा,
उसने क्या किया, एम रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ माइनॉरिटी। पहले उसने ये कहा कि प्रॉमिस ये किया कि वो क्या करेगा, लैंड सेल करेगा, और उसके बदले में उसने एडवांस ले लिया 17,500 का। लेटर ऑन उसने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से इनकार कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ माइनॉरिटी। द कोर्ट ऑर्डर द माइनर टू रिफंड द अमाउंट। यहाँ पर इस केस में जो खानगुल और ये जो दूसरी पार्टी है उसके केस में जो था सिनेरियो, उसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया माइनर को कि वो रिफंड करे सब पैसे उसको टू द अदर पार्टी, लेकिन रिफ्यूज एम ने किया था ऑन द ग्राउंड ऑफ माइनॉरिटी, दूसरी पार्टी ने नहीं किया था। ठीक है। अच्छा, तो ये इसी तरह की एग्जांपल है। अगर वो कर सकता हो तो वो करेगा, अदरवाइज कोर्ट उसको कंपेल नहीं कर सकती कि वो पेमेंट वापस करे। फिर देखिए माइनर है, नेसेसरीज है। नेसेसरी से मुराद है नेसेसिटी ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिविजुअल किसी माइनर को अ, कोई नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई करता है, द सप्लायर कैन रिकवर रीजनेबल वैल्यू ऑफ सच गुड्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। अगर प्रॉपर्टी हो तो ठीक है, अगर वो कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं करता तो फिर वो नहीं रिकवर कर सकता। ठीक है, माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी है जिसमें से वो पैसे लेना चाहे तो ले सकता है, और अगर नहीं है तो फिर कहाँ, तो फिर तो नहीं ले सकता। तो ये बात है। अब यहाँ पे एक बात देखने वाली है, वो देखें कि 68 सेक्शन ये कहता है कि अ पर्सन हु सप्लाइज एक्सेसरी टू अ माइनर, यानी कि अ पर्सन, ये तो स्ट्रेट अवे माइनर की बात हो रही है। अगली बात जो उसने लिखी है वो है एनीवन whom द माइनर इज बाउंड टू सपोर्ट। अब ये सवाल सोचने वाला है कि कैसे माइनर इज बाउंड टू सपोर्ट। इसके मद में ये भी चीज हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रॉपर्टी है केस में, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी उसके जो बच्चों के उसमें केस में। तो उस प्रॉपर्टी में से अगर जो वाइफ है ऑफ द या मदर है ऑफ द दैट माइनर, वो उसको सरवाइव करना है या उसको भी सपोर्ट करना है उस प्रॉपर्टी में से, तो प्रॉपर्टी तो बचेगी है ना। तो ये बात है, तो इसके केस में दोनों पार्टीज आ जाती हैं, वो वाइफ भी आ जाती है जिसको उसी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में से सपोर्ट किया जाएगा माइनर की, और माइनर हिमसेल्फ भी आ जाता है। तो अगर कोई ऐसा बंदा जो नेसेसिटी सप्लाई करता है टू दैट माइनर और टू द दैट पर्सन जिसको वो माइनर इज बाउंड टू सपोर्ट थ्रू हिज प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली डायरेक्टली तो नहीं करेगा क्योंकि उसके अपने लिए गार्डियन अपॉइंटेड है, और गार्डियन भी उसकी प्रॉपर्टी में से ही मैनेज करके देगा। लेकिन अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर सप्लायर कैन नॉट रिकवर द प्राइस ऑफ नेसेसरीज। ठीक है, क्योंकि माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता। व्हाट इज अ नेसेसरी आर्टिकल, ये डिपेंड करता है अपॉन द स्टेटस एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ पर्टिकुलर माइनर। लग्जरी गुड्स कैन नॉट बी रिगार्डेड एज नेसेसिटी। तुम्हें पता है ना फर्क, नेसेसिटीज का और लग्जरीज का क्या फर्क होता है। तो फूड, जैसे फूड एंड क्लोथिंग है वो नेसेसरीज है। ठीक है, तो ये बात है। अब यहाँ पर देखें, एक तो डायरेक्ट एग्जांपल है जो मैंने बताई माइनर के केस की, कि ए सप्लाइज एक्सेसरीज टू बी अ माइनर फॉर हिज लाइफ, तो वो उसके साथ जो की वैल्यू है उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है। अब ये जो दूसरी भी एग्जांपल है ना, ये वो दूसरे पॉइंट को भी कवर करती है जो कि ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, दिस वन, इस पॉइंट को ये एग्जांपल कवर करती है। ये एग्जांपल ये कहती है कि ए सप्लाइज necessaries to the wife and children of B, a minor. A can recover expenses from B's property. ज़ाहिर है प्रॉपर्टी तो B की है, ज़ाहिर है आप देखो ना, वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ B। तो ये बात है। थोड़ा सा इसमें एक्सप्रेशन में थोड़ी चीज वो है, ये समझ इस तरह से लगती, लेकिन इसमें ही बात हो रही है कि चिल्ड्रन माइनर है और साथ में वाइफ है, और उसी की जो दूसरी पार्टी है फॉर एग्जांपल, उसमें अब वाइफ भी है और साथ में चिल्ड्रन भी है। तो चिल्ड्रन तो माइनर है हमें पता है, लेकिन अब वाइफ भी सपोर्टेड फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी होगी, लेट्स सपोज अगर, या जैसे माइनर इज बाउंड टू सपोर्ट, लेकिन वो अभी इस काबिल नहीं है कि वो सपोर्ट करे, इस केस में भी तो वो उस प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है। ये वाइफ वाला से जो सिनेरियो ये आता है इस केस में, कि जब प्रॉपर्टी है और वो बच्चे के नाम है, और वो वाइफ ने भी उसमें से ही गुजारा करना है, उसमें से ही उसने कभी सर्वाइवल वहीं से है। ये बात है। अब तीसरी एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे लग्जरी की बात नजर आती है। देखें कि उसने डायमंड बटन, अ कोट विद डायमंड बटन, तो ये डायमंड बटन, ये दिस इज लग्जरी थिंग, तो ही कैन नॉट रिकवर दैट प्राइस। फिर देखें
एग्रीमेंट बाय गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। इसका मतलब ये है कि एक गार्डियन जो कि अपॉइंट किया गया है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर अ माइनर, अगर वो उस माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो बाइंडिंग है। बाइंडिंग ये है कि माइनर को वो पूरा करना ही है हर सूरत में। उसकी वजह ये है कि माइनर को इसलिए फैसला करने से, कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया गया है क्योंकि माइनर इज नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग अ साउंड जजमेंट। लेकिन गार्डियन तो कैन मेक अ साउंड जजमेंट है। गार्डियन तो उसकी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए बनाया गया है। तो वो गार्डियन अगर कोई फैसला करेगा तो वो माइनर ने पूरा करना है। ठीक है, तो ये बात है, ऐसा बताई गई। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर गार्डियन जो फैसला कर रहा है वो अपनी अथॉरिटी को मद्देनजर रखते हुए करे, कि जितनी अथॉरिटी और जितना स्कोप उसको अलाउ किया गया है उसमें रहते हुए फैसला करेगा। और वो जो फैसला करेगा वो माइनर के बेनिफिट के लिए होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी मर्जी से ग्रुप एक मतलब वो ऑल इन ऑल बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, द पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द माइनर। ये चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। तो इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। A contract of sale of immovable property by the guardian of minor for the minor's benefit may be enforced by either party of the contract। तो ये एग्जाम्पल है, स्ट्रेट अवे स्ट्रेट एग्जाम्पल है। तो ये बात है। आगे देख लेते हैं, माइनर कैन बी अ प्रोमिसी और बेनिफिशियरी। इस पॉइंट में ये बताया हुआ है कि माइनर प्रोमिसी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है। इसी वजह ये कि जब अगर आप किसी बात के में बेनिफिशियरी हैं तो यू आर ओनली देयर टू रिसीव द बेनिफिट। आपने कुछ करना नहीं है फिर उसके केस में। फॉर एग्जाम्पल, अ माइनर इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग बेनिफिट्स एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर और अंडर विच द माइनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बेयर एनी ऑब्लिगेशन। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि बात यह है कि सारी की सारी चीजें माइनर को मना करने का पर्पज यही है, माइनर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देने का मकसद यही है कि वो उसे कोई जिम्मेदारी ना दी जाए, क्योंकि वो साउंड जजमेंट नहीं कर सकता, ना भला बुरा नहीं सोच सकता। तो ये बात है कि को बेनिफिट रिसीव कर सकता है। और ऐसी सिचुएशन, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें उसने कुछ ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करनी, उसके नजदीक कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारा इज कैपेबल ऑफ परचेजिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ही मे सू टू रिकवर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द पेमेंट। ठीक है, a minor is capable of purchasing immovable property and he may sue to recover the possession of the property on payment. The minority of one party to a contract does not affect the other party's liability। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है अबाउट अ शॉप और मैं वो सेल करूंगी शॉप, उससे बोला मुझे पेमेंट देंगी, तो अगर मैं माइनर हूँ, वो लेटर में पता चलता है, डिस्कवर होता है कि मैं माइनर हूँ, तो मैं तो अपना काम पूरा नहीं कर सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ना करें। ये बात इसमें बताई हुई है। द माइनॉरिटी ऑफ वन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अफेक्ट द अदर पार्टीज लायबिलिटी। ठीक है, इन द अदर वर्ड्स अ माइनर कैन बी अ प्रोमिसी और बेनिफिशियरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, बट इन दोज कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉट एवरी कॉन्ट्रैक्ट, इन दोज कॉन्ट्रैक्ट जिसमें उसको कोई ऑब्लिगेशन ना पूरी करनी पड़े। ठीक है, कोई ऑब्लिगेशन ना हो उसके जिम्मे। ये बात है। ए अ माइनर एडवांस सम अमाउंट टू बी। ठीक है, ए मॉर्गेज इज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ ए। A minor can enforce a mortgage if B does not repay the money। ये बात है। देखें, इसके केस में जहाँ पे माइनर को बेनिफिट था, फॉर एग्जांपल जैसे उसने कुछ अमाउंट एडवांस की टू बी और मॉर्गेज की इस प्रॉपर्टी इन फेवर। अच्छा, बी ने क्या किया, ये हमें थोड़ी सी मुझे इसमें इसकी इसकी एक्सप्रेशन में गड़बड़ नजर आ रही है। लेट्स सी, अगर हम इसको इस तरह से देख लें कि ए माइनर एडवांस सम अमाउंट टू बी, और उसने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी टिपिकल मॉर्गेज का एग्रीमेंट होता है, उसने अपनी जो मॉर्गेज की अपनी प्रॉपर्टी यानी कि अपने जो पैसे लेने के लिए अपने घर के कागजात उसके हवाले कर दिए। अब लेट्स सपोज वो पैसे जो उसने एडवांस लिए थे वो वापस नहीं करता, तो फिर जो माइनर है वो क्या करेगा, वो उसकी जो मॉर्गेज पेपर्स हैं, जो घर के उसने पेपर्स के पास रखवाए हुए हैं, तो वो उनको एक्टिवेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसके वो बेच सकता है, उसका जो मॉर्गेज उसने किया हुआ है, जो पेपर्स उसने रखवाए हुए हैं, वो घर बेच सकता है अपने पैसे रिकवर करने के लिए। ये बात बेसिकली इसमें बताने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल देखें, अ माइनर डिलीवर्ड सम गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट टू पी। ठीक है, उसने कहा ये दोनों के दरमियान डिसाइड हुआ, लेकिन पी माइनर नहीं है, माइनर ए है। लेकिन पी जो है वो रिफ्यूज कर देता है कि वो पेमेंट नहीं करेगा। तो अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो जो कोर्ट है हेल्ड दैट माइनर कुड रिकवर द प्राइस। लेकिन अगर ये इसको हम रिवर्स कर देते और ऐसे होता कि ए रिफ्यूज कर देता, ए माइनर होता और वो डिलीवर करने से गुड्स को रिफ्यूज कर देता, ठीक है, और पी ने पेमेंट कर दी होती, तो फिर एज पर द माइनर एंड री पेमेंट वाला पॉइंट, माइनर से रिकवरी नहीं कर सकते आप, कोड भी आपको
इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये रिवर्स सिचुएशन है, जो मेजर बंदा है, जो एडल्ट पार्टी है, बी, उससे कोर्ट उसे कह सकता है माइनर को कि आप रिकवर कर लें। तो ये बात है। फिर अगला पॉइंट देखें, माइनर एज एन एजेंट। माइनर एज एन एजेंट का मतलब ये होता है कि माइनर एज एन एजेंट यानी कि किसी के बिहाव पे काम कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाव पे काम करता है ना एजेंट। तो ये एजेंट का मतलब ये है कि माइनर किसी प्रिंसिपल के बिहाव पे एज एन एजेंट काम कर रहा है। अगर माइनर एज एन एजेंट काम कर रहा है तो ही कैन मेक हिज प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर एक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स सपोज मैं यही कॉन्ट्रैक्ट की एग्जाम्पल हम ले लें, अ माइनर डिलीवर्ड सम गुड्स, लेकिन वो यहाँ पर जब उसने गुड्स को डिलीवर किया वो एज एन एजेंट किया, और इसका जो प्रिंसिपल था वो सी था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो कोर्ट कह रहा है कि माइनर कुड रिकवर, लेकिन अगर यहाँ पे सी होता तो शायद सी को ये इजाजत ना मिलती। ठीक है, तो यानी कि माइनर किसी के बिहाफ पे अगर काम कर रहा है तो माइनर को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे, असल तो उसके प्रिंसिपल से क्वेश्चनिंग होगी, वो उस पर लाइबिलिटी आएगी। If a minor works as an agent, he can make his principal responsible to the third parties for his acts, but he cannot be held personally liable for any negligence for any breach of duty. For example, जैसे A है, let's suppose वो अपॉइंट करता है M को, जो कि माइनर है, एज एन एजेंट। A ने अपॉइंट किया M को एजेंट, A प्रिंसिपल है, M माइनर है। अब M को उसने ये जिम्मेदारी दी कि तुमने ये घर बेचना है। अब M क्या करेगा, वो एक एग्रीमेंट करेगा B के साथ ताकि वो घर बेच सके। ये एग्रीमेंट वैलिड है क्योंकि इसमें जो माइनर है वो एज एन एजेंट काम कर रहा है। तो माइनर एज एन एजेंट काम कर सकता है क्योंकि अगर कोई नेग्लिजेंस होती है या कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है, यानी कि ब्रीच का मतलब ये होता है कि कोई ड्यूटी आपने उसको पूरा नहीं किया, तो उसके केस में जो जिम्मेदार है वो कौन होगा, वो प्रिंसिपल होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, माइनर एज अ पार्टनर। माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म। ठीक है, क्योंकि पार्टनर को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है। he can be admitted only in the benefits of the firm through his guardian and with the consent of all the partners। ठीक है, पार्टनर्स का कंसेंट जरूरी है और अपने गार्डियन के साथ। Minor can inspect the accounts of a firm only and not the books. He cannot participate in the management of the firm. The minor's liability is limited to his investment in business. मकसद ये है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो कोई फैसला डिसीजन मेकिंग वाला काम नहीं कर सकता, ना ही उसको कोई लाइबिलिटी दी जा सकती है। वो उसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है सिर्फ मॉनिटरिंग तक, और वो आएगा भी तो अपने गार्डियन के साथ आएगा। ठीक है, और वो गार्डियन पार्टनर्स के अग्रीमेंट के साथ, कंसेंट के साथ आएगा। ABC फॉर एग्जांपल देखें, आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद X, जो कि गार्डियन है ऑफ M का। M माइनर है, X उसका गार्डियन है, और ABC तीन पार्टनर्स हैं। अच्छा, और वो उसको कहते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो माइनर M को पार्टनर बनाएंगे। M कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट, लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स लेने के लिए, सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए, सिर्फ उसका अपनी हद तक रहेगा, जो जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट उसका गार्डियन ने की होगी उसी की इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग करेगा। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, श्योरिटी होता है। श्योरिटी ही होता है, फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी की गारंटी देते हैं, लेट्स सपोज मैंने एक ए पर्सन है, उसकी गारंटी दी कि अगर इसने पेमेंट ना की तो उसके बदले मैं पेमेंट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि वेयर फॉर एग्जाम्पल अगर वो पेमेंट नहीं करता तो फिर जो पार्टी है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है, जिसको हमने गारंटी मैंने दी हुई है, वो मेरे मुझसे रिकवर करेगी फिर। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि वेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एन एडल्ट स्टैंड श्योरिटी फॉर अ माइनर। अगर कोई एडल्ट किसी माइनर की गारंटी दे देता है और कोई कॉन्ट्रैक्ट खो जाता है, द एडल्ट इज लायबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये गारंटी दी कि जो ए है वो माइनर नहीं है, आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें। लेट्स सपोज लेटर ऑन जो ए है वो ये केस फाइल कर देगा केस में, कोर्ट में जाके, कि मैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकता, मैं तो माइनर हूँ। तो अब जो पार्टी बी है वो सेफ है, वो मुझसे रिकवरी कराएगी फिर, क्योंकि मैंने गारंटी दी हुई थी, तो इसका मतलब मेरी गारंटी झूठी थी। तो ये बात है, माइनर आंसरेबल नहीं होगा। द एडल्ट इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज देर इज अ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एडल्ट एंड द थर्ड पार्टी। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। देखिए, एम कौन है, माइनर, एक्स के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और एस जो है वो माइनर की यानी कि एम की गारंटी देता है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और अगर एम लेटर ऑन ये कह दे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकता एक्स के साथ क्योंकि मैं माइनर हूँ, तो फिर एक्स किससे रिकवरी करेगा, वो एस से रिकवरी करेगा, क्योंकि एस ने गारंटी दी हुई है। तो ये बात है। फिर आखिरी मेरे ख्याल से व्यू पॉइंट है, नहीं सेकंड लास्ट आई थिंक, थर्ड लास्ट, वो भी तो बहुत सारे हैं, चले देख लेते हैं।
वन बाय वन। काफी सारे इसके पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है, ताकि आप इसको भूले नहीं। ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन इसकी हर सिचुएशन में देखेंगे हमको हर हर इसकी जो हम सिचुएशन डिस्कस करें, इसमें कोई ना कोई टेक अवे है। माइनर एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, अ माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। हमने कहा था ना कि वो पार्टनर भी तभी बन सकता है जब वो सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए हो। ठीक है, तो इसलिए शेयर होल्डर नहीं बन सकता क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो कंपनी जो है वो कर सकती है, उसे रिफ्यूज कर सकती है टू रजिस्टर ट्रांसफर अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इन फेवर ऑफ द माइनर अनलेस शेयर्स आर फुली पेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेड अप शेयर्स हैं तो माइनर शेयर होल्डर बन सकता है, लेकिन नॉट अदरवाइज। पेड अप कैपिटल का मतलब ये होता है कि आपने शेयर्स खरीदे और उसके बदले पेमेंट कर दी, तो फिर पेड अप। तो ये बात है। फॉर एग्जाम्पल, ए हैज फुली पेड अप शेयर्स इन द कंपनी, ही डाइज एंड लीव्स, एम अ माइनर एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, द कंपनी इज बाउंड टू ट्रांसफर द शेयर्स टू एम। ठीक है, तो वो उसी प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। फिर ये अलग बात है कि गार्डियन अपॉइंट होगा और कैसे होगा और किस तरह से होगा, लेकिन प्रॉपर्टी हम की बनेगी। फिर देखिए माइनर इंसॉल्वेंसी, अ माइनर कैन नॉट डिक्लेयर हिमसेल्फ इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, ऐसा नहीं कर सकता। इवन फॉर द नेसेसरी सप्लाई टू हिम ही इज नॉट पर्सनली लायबल, क्योंकि वो जाहिर है बैंकरप्ट इंसान तब अपने आप को डिक्लेयर करता है ना कि मेरे पास पे करने के लिए अपनी लाइबिलिटीज पैसे नहीं है। तो माइनर पे तो कोई लाइबिलिटी कोर्ट असाइन ही नहीं कर रहा। इवन नेसेसरीज के लिए भी जो सप्लायर है अगर वो कर सकता है रिकवर तो करेगा, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी तक लायबल है। तो अगर उसकी प्रॉपर्टी नहीं है तो रिकवरी नहीं हो सकती। तो इंस्टॉलमेंट को अपने आप को कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकता, ना बैंकरप्ट डिक्लेयर कर सकता, क्योंकि उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। एम माइनर बाय मेडिसिन फ्रॉम एक्स, ठीक है, उस और उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो एम उससे रिकवर नहीं कर सकता पेमेंट। ठीक है, और ना ही एम अपने आप को डिक्लेयर कर सकता है इंसॉल्वेंट, क्योंकि इंसॉल्वेंसी तो तब डिक्लेयर की जाती है ना जब आपसे कोई पैसों की रिकवरी और आगे वो प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो आप जैसे आपको डिक्लेयर करते हैं कि भाई मैं तो इंसॉल्वेंट हूँ, मैं बस देने के लिए पैसे नहीं है अपने क्रेडिटर्स को। तो फिर कोर्ट अगला अगला प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है जिसमें वो लिक्विडेटर अपॉइंट करती हैं, और आपकी अगर कोई एसेट्स हैं या कोई प्रॉपर्टी है उसको सबको लिक्विडेट करके जितने पैसे बनते हैं वो दे दिए जाते हैं, और बाकी फिर वो बाकी नुकसान है दूसरी पार्टीज का। तो इसकी केस में उनसे उन्होंने कहा है कि माइनर पे ना कोई जिम्मेदारी है, तो ना उसे कोई रिक्वायरमेंट है, ना उसे कोई उसे लायबल ठहराया जा रहा है किसी पेमेंट का, तो फिर वो अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर सकता इंसॉल्वेंट। फिर देखिए कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट जॉइंटली, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे माइनर और एडल्ट दोनों कंबाइन। फॉर एग्जांपल, एक तरफ पार्टी है जिसमें ए और एक्स है, ए और लेट्स सपोज एम है, ए एडल्ट है एम माइनर है, और दूसरी तरफ जो पार्टी है वो एक्स है। तो अगर ए और एक्स, ए और एम एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो एम है वो लायबल नहीं होगा। इस बेसिकली अबाउट ए एंड एक्स। ठीक है, यही बात है। एम माइनर एंड ए जॉइंटली मेक्स एन एग्रीमेंट विद एक्स टू परचेज अ कार। ये एग्रीमेंट वैलिड है, लेकिन आप एम को रिस्पॉन्सिबल नहीं कहेंगे, सारी जो अकाउंटेबिलिटी है वो ए से होगी। ये देखिए इसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है कि अ माइनर एंड एडल्ट जॉइंटली एग्री टू पे सम अमाउंट एंड एग्जीक्यूटेड अ बॉन्ड। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट एडल्ट वाज लायबल बट नॉट अ माइनर। अब हम देख लेते हैं कि जो पोजीशन है ऑफ माइनर्स पेरेंट्स ये क्या है। माइनर्स पेरेंट्स, इसका मतलब ये है कि द पेरेंट्स ऑफ माइनर आर नॉट लायबल फॉर एग्रीमेंट्स मेड बाय द माइनर whether the agreement is for the purchase of necessaries or not। ठीक है, माइनर के जो पेरेंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर किसी माइनर ने कोई एग्रीमेंट कर लिया और खुद से किया है, एज एन एजेंट नहीं किया, या उनके उन्होंने देखे ना, अगर माइनर एग्रीमेंट करेगा, अगर पेरेंट है सपोज उसकी गार्डियन है और गार्डियन भी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ है, अगर एग्रीमेंट पेरेंट्स करेंगे तो फिर पेरेंट्स ही के सिग्नेचर होंगे ना एग्रीमेंट पे। तो अगर माइनर को एग्रीमेंट कर लेता है और पेरेंट्स को उसके बारे में नहीं पता, तो आप उनको अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि अब आप कहें कि माइन आपने कॉन्ट्रैक्ट माइनर ने किया, अब पैसे आप वसूली पेरेंट्स से करें, ऐसा नहीं हो सकता। पेरेंट्स सिर्फ उसी सूरत में लायबल हो सकते हैं जब माइनर उनके बिहाफ पे एज एन एजेंट काम कर रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एफ सेंड हिज सन, फादर एफ, और वो अपने बेटे को भेजता है जो कि माइनर है कि वो गुड्स बाय करे एस से। अब यहाँ पर जो एम है वो एज अ एजेंट काम कर रहा है एफ का, तो यहाँ पे तो एफ लायबल है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एफ को पता ही नहीं है और एम जो है वो एग्रीमेंट कर रहा है इसके साथ, तो वहाँ पे एफ लायबल नहीं है। ठीक है, माइनर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये तीन तरह के होते हैं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है मेरे ख्याल से 1860 का है आई थिंक।
ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये बैंक्स में अप्लाई होता है बेसिकली। इसमें 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक होता है चेक, एक बिल ऑफ एक्सचेंज और एक होता है प्रोमिसरी नोट। तो ये 3 नेगोशिएबल है। अगर इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन आ जाए तो माइनर हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा देख लेते हैं। A minor can make, draw, endorse, deliver bills of exchange, promissory notes and checks to bind the other parties except himself. अगर वो चेक इशू करेगा, ये सबसे ज़्यादा आसान है क्योंकि इससे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट जो है वो ट्रेड में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो अगर ये पॉइंट ये बताता है कि माइनर कैन मेक, बना सकता है, डिलीवर कर सकता है, ड्रॉ यानी कि किसी के नाम पे बना सकता है। ड्रॉ का मतलब यहाँ पे ड्रॉन है, यानी कि किसी ड्रॉअर के नाम पे चेक लिख देना। फॉर एग्जांपल मैंने अगर चेक लिखा इन द नेम ऑफ एनी एनी वन, फॉर एग्जांपल ए, के पे टू ए अ सर्टेन सम ऑफ मनी, इसका मतलब है आई ड्रॉ द चेक फॉर ए। ये एक्सप्रेशन होता है व्हेन यू टॉक अबाउट द चेक्स एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर माइनर जो है वो बनाता है, ड्रॉ करता है, एंडोर्स करता है या डिलीवर करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स और चेक्स, ये 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टू बाइंड द अदर पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ। He himself is not liable, but all other parties to the instrument, they are liable, ठीक है, in their respective capacities. For example, जैसे M a minor draws the bills of exchange on A बिल्स को एक्सेप्ट कर लेता है और M जो है उसे endorse कर देता है टू C को। तो M तो endorse कर दिया उसे C को, चूंकि अब उस पोजेशन में है A की, तो A has to pay to C, ठीक है, बिल इज वैलिड, बिल वैलिड रहेगा। X draws a bill on Y a minor, Y accepts the bill is invalid। माइनर से अगर कोई चीज इनिशिएट हो रही है तो फिर तो देखें वो ठीक है, उसमें कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। माइनर ने बिल ड्रॉ किया और ए को दे दिया, ए ने एक्सेप्ट कर लिया, माइनर ने उसे एंडोर्स कर दिया टू सी को, द बिल इज वैलिड। अब ए क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा सी को। लेकिन एक्स जो कि मेजर है उसने बिल ही ड्रॉ किया माइनर। यहाँ पे इस सवाल ये पैदा होता है कि एक्स कैसे ड्रॉ कर सकता है बिल माइनर को, जो कि माइनर के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, माइनर के साथ आप कोई लेन देन नहीं कर सकते। तो हाउ एक्स डिड दिस थिंग, एक्स वॉज एन एडल्ट एंड उसको ये सारी विजिलेंस और स्क्रूटनी पहले करनी चाहिए थी। यहाँ पे ही इज एट फॉल्ट। तो यहाँ पे फिर कानून उसको इस बात की सजा देता है क्योंकि उसने प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं की और उसने बिल ड्रॉ कर दिया ऑन द माइनर, और वो बेशक एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन चूंकि वो माइनर है तो ये दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज इनवैलिड। लेकिन अगर माइनर ने कर लिया तो फिर वो वैलिड। ये सिचुएशन समझने वाली ये बात ये है, इस सारे की सारी डिस्कशन जितने भी हमने की और जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इसका कंक्लूजन ये है कि माइनर को कोर्ट अकाउंटेबल नहीं ठहराता। माइनर को कोई सजा या कोई पेनल्टी या कोई कोई बाइंडिंग चीज नहीं होती उस पर। उसकी वजह यह है कि कोर्ट ये समझता है कि माइनर कैनॉट मेक अ साउंड जजमेंट, माइनर कैनॉट थिंक ऑफ अ गुड एंड बैड ऑफ हिमसेल्फ, उसको मिस यूज किया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में भी ये सोचा जाता है कि एक्स ने ड्रॉ किया बिल ऑन अ माइनर, उसको एक्स इज मैनिपुलेटिंग द माइनर, इवन माइनर एक्सेप्ट भी कर ले तो यहाँ पे गिल्टी एक्स को ठहराया जाएगा, ठीक है। वैसे तो इस ए सिचुएशन में भी एम ने अगर ड्रॉ किया बिल ऑफ एक्सचेंज और ए ने एक्सेप्ट कर लिया, वैसे तो यहाँ पे भी गिल्टी यही बनता है। लेकिन स्टिल कानून इसको वायलेट करता है अगर जो एम है उसे इंडोर्स कर दे टू सी को। नाउ द सिचुएशन इज बिटवीन ए एंड सी एंड बोथ आर एडल्ट, तो अब इसलिए ये बिल वैलिड हो गया। तो ये बात है जनाब, ये माइनर का हमारा टॉपिक था जो यहाँ पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में जो अगले टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। आई होप इस टॉपिक की समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नोट करके रखें, इंशाल्लाह हम इसको अपने लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे।